हेलो बच्चों। तो पीछे जो है हमने किया था किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने किया था। मैंने आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, कि ये हर्ट्ज ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें क्या होता है कि जब भी कोई लाइट जो है किसी मेटल के सरफेस पे आकर के स्ट्राइक करती है तो वहाँ से इजेक्शन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र किया गया, एमीटर का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसने किया था, हर्ट्ज ने किया था। अब इसके बारे में मैंने आपको एक इक्वेशन भी बताई थी, जो क्या थी आपके पास, कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या होती है, जो वर्क फंक्शन होता है वो टोटल रेडिएशन की एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये सारी बातें जो हैं वो किसने की थी, आइंस्टीन ने हमें बताई थी। तो ये तो पूरा पोर्शन हो चुका था। आज हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक है जो है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो मतलब अब तक हम दोनों इफेक्ट के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जिनको आप क्या करते हो, बिना मतलब कुछ ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जिनको आप क्या करते हो कि पार्टिकल नेचर के बिना नहीं समझ सकते। जैसे पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है नेचर ऑफ इमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो था, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, चीज़ें जो हैं वो हीट होती हैं टेम्परेचर के कारण, या लाइन स्पेक्ट्रा जो दिखाया जाता है हाइड्रोजन का। ये कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको समझने के लिए आपको पार्टिकल नेचर की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अगर हम वेव नेचर की बात करें तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग है। आफ्टर दैट क्या होता है कि जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब किससे समझे जाते हैं, वेव नेचर से। तो मतलब किसी भी वेव की, किसी भी रेडिएशन के दो टाइप के नेचर पाए जाते हैं। तो ये था हमारे पास ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने दोनों को अलग अलग से देखा कि दोनों में क्या है। जैसे कि इसमें क्या बताया गया था कि एक में अगर कुछ फिनोमिनाज हैं जैसे कि इंटरफेरेंस है, इन सब फिनोमिनाज को अगर आप वेव नेचर से कंसीडर करते हो तो वहीं पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। इन सब के जो हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किससे आप पार्टिकल नेचर से समझ सकते हो। तो पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है किसी भी चीज़ का, और क्या पाया जाता है, जो है वेव नेचर भी पाया जाता है। लेकिन ये तो हमने पढ़े थे किसके बारे में, रेडिएशन के बारे में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं आगे वो क्या होगा, पार्टिकल एंड वेव नेचर होगा, ड्यूअल बिहेवियर होगा। लेकिन किसका होगा, मैटर का, मतलब किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा, ड्यूअल बिहेवियर। हम उसके बारे में आगे क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल है आपके पास, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन वूज फ्रिक्वेंसी कितना है आपके पास, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज के इक्वल है। मतलब आपको क्या करना है, एनर्जी बतानी है कितनों की, 1 मोल फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी वो आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि एनर्जी जो है किसी भी फोटोन के पास कितनी होती है, E = H × में न्यू के इक्वल होती है। जहाँ पर H हमारे पास क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। H हमारे पास क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.63 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होगी, जूल सेकेंड। अगर न्यू की हम बात करें तो न्यू क्या होती है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें दी जाती है। अगर हम न्यू की बात एक और करें तो न्यू का मैंने आपको फार्मूला बताया था, C/, क्या होता है, लैम्डा। मतलब C/λ से आप फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, E = Hc/ में क्या होगा, लैम्डा होगा। अब जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी है किसी एक फोटोन की, जो फ्रीक्वेंसी है मतलब न्यू जो है वो कितना है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज के क्या है, इक्वल। आपको 1 मोल फोटोन की एनर्जी बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या कर ली, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन की, एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी है हम ये निकाल लेते हैं। तो एनर्जी जो है ना वो कितनी होगी आपके पास, E = H × न्यू। तो H की वैल्यू कितनी है, 6.63 × 10⁻⁻34 इंटू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो कितना है, 5 × 10 कितना होगा, 14। तो ये जो टोटल है हमारे पास क्या आएगी, एक फोटोन की एनर्जी आएगी। हमें क्या निकालनी है, 1 मोल फोटोन की। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि 1 मोल दैट मीन्स कि 6.023 × 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर याद होगा कि 1 मोल के अंदर इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको गिवन है, 1 मोल फोटोन की एनर्जी आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है।
तो आप क्या कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, किसको, जितनी एक फोटोन की एनर्जी आएगी उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। वो है कि ये 100 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कि जब भी एक बल्ब ग्लो करता है तो उसमें से जो रेडिएशन निकलती है उनकी वेवलेंथ आपके पास कितनी है, 400 नैनोमीटर के इक्वल है। अब चलिए देखते हैं क्या गिवन है कि 100 वाट तो क्या है, उसकी एनर्जी है टोटल, 100 वाट का तो आपको बल्ब दिया गया है। इसमें से जो वेवलेंथ निकलती है वो कितनी है आपके पास, 400 नैनोमीटर के इक्वल, मतलब 400 इंटू 10 का पावर माइनस का 9 मीटर। रीज़न, क्योंकि एक नैनोमीटर क्या होता है बेटा आपके पास, 10 का पावर माइनस के 9 मीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपके पास लैम्डा जो है वो गिवन है। अब क्या है कि इतनी वेवलेंथ की लाइट वहाँ से निकली है, ठीक है ना। कैलकुलेट क्या करना है, द नंबर ऑफ फोटोन, कैलकुलेट क्या करना है आपको, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, कि बल्ब के अंदर से कितने फोटोन वहां से क्या हुए, इजेक्ट हुए हैं। क्लियर है बात। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं ये पता लगा लेता हूं कि एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है, क्योंकि वहां से क्या निकली है, रेडिएशंस निकली है, तो मतलब उनके पास तो एनर्जी है। तो एक फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, h इंटू में एच सी बाई क्या होगी, लैम्डा। एच की वैल्यू है आपके पास 6.63 इंटू 10 का पावर कितना है, माइनस का 34। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कितना होता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अपोन में क्या है आपके पास, वेवलेंथ, जो कितना है 400 इंटू 10 का पावर माइनस का 9। तो जब आप इसे सोल्व करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ई का वैल्यू, जो इसमें दिया गया है कि कितना है आपके पास 4.649 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 जूल, ठीक है ना। तो ये तो हमें ई मिल गया। कैलकुलेट क्या करना है वो देखो, नंबर ऑफ क्या बताने हैं आपको, फोटोन, की कितने फोटोन वहां से निकलते हैं। तो बेटा एक बात समझो, अगर टोटल बल्ब के पास एनर्जी कितना है 100 वाट, मतलब टोटल एनर्जी कितना है 100 जूल पर सेकेंड। 100 वाट का मतलब क्या है, 100 जूल पर सेकेंड। एक फोटोन का आपके पास एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, 100 जूल पर सेकेंड को ई से क्या कर दूंगा, डिवाइड, जितना मेरा ई आएगा। इससे आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, फोटोन जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। क्लियर है बेटा बात ये। तो ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, कि सोडियम का आपके पास क्या है, मेटल है, उसके ऊपर क्या आती है, एक रेडिएशन, इतने नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेडिएशन आकर के टकराती है। इज इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद ए काइनेटिक एनर्जी, कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, कि मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, वहां से हटाने के लिए। अच्छा ये क्या पूछ रहा है, मिनिमम एनर्जी का मतलब समझते हो ना आप, क्या होता है वो हमारे पास वर्क फंक्शन के इक्वल होता है। चलो क्वेश्चन देखो आप फिर क्या है, कि इस प्रकार से आपके पास सोडियम है, उसके ऊपर एक रेडिएशन आकर के टकराई है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 300 नैनोमीटर है। हम जानते हैं कि इसके पास कितनी एनर्जी होती है, ई। जब ये सोडियम के ऊपर टकराता है तो यहाँ पर उसे कुछ काम करना पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। इतनी एनर्जी वो यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला मैंने क्या बताया था कि E इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नोट प्लस में आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। E मतलब क्या है, H इंटू न्यू। वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा, मिनिमम जितनी एनर्जी यहाँ पे चाहिए वो होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है वो ठीक है जितनी भी है। न्यू आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, E का एक और फॉर्मूला रख सकते हो, वो क्या होता है एच सी अपॉन में लैम्डा। मतलब H की वैल्यू आप पुट करोगे, C की वैल्यू आप पुट करोगे, लैम्डा की वैल्यू आप पुट करोगे। अगर आप इसमें से काइनेटिक एनर्जी को माइनस करते हो तो आपके पास क्या आएगा, वर्क फंक्शन का वैल्यू आएगा। समझ में आई बात है कि आपको काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का दिया गया है जो कितना है 1.68 इंटू 10 का पावर 5 जूल पर मोल। लेकिन याद रखना कि ये जो एनर्जी है ये किसकी है, पर मोल के हिसाब से, ठीक है ना, पर एटम या पर फोटोन के हिसाब से नहीं है। तो आप पहले तो क्या करोगे, उसकी रेडिएशन की एनर्जी निकाल ली, वो आपके पास इतनी आई है। लेकिन हमने किसके हिसाब से की है, ये तो मोल के हिसाब से।
हमने जो एनर्जी निकाली है एच न्यू, एक फोटोन की एनर्जी है। तो सबसे पहले ये फार्मूला लगाने से पहले आप एक फोटोन की क्या करोगे, एनर्जी निकालोगे एच सी बाय लैम्डा करके, और फिर आप उसको अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको वो क्या मिले, एक मोल फोटोन की एनर्जी मिले। क्यों? क्योंकि आगे रेडिएशन भी, काइनेटिक एनर्जी भी कितने सब्सटेंस की है, 1 मोल की है। तो देखो जरा क्या हुआ, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन की, एक फोटोन की एनर्जी निकली, उसके बाद एक मोल की निकालेंगे तो अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको टोटल जो एनर्जी दी गई है वो इतनी है। इसमें से अगर आप काइनेटिक एनर्जी को माइनस करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो मिल जाएगी। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन कॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वेवलेंथ क्या होगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये तो हमें ये भी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या होगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, डब्ल्यू नोट होती है इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करने के लिए। डब्ल्यू नोट किसके इक्वल आएगा, एच इंटू न्यू नोट के, जहाँ पर न्यू नोट को क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप डब्ल्यू नोट को एच से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास न्यू नोट आ जाएगा। जब आपके पास न्यू नोट आए तो आप इसको क्या बोल सकते हो, सी अपॉन लैम्डा नोट। अब आपको निकालना क्या था, वेवलेंथ, तो आप वेवलेंथ निकालने के लिए सी को क्या कर दोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दोगे। पहला तो आप ये तरीका अपना सकते हो। दूसरा क्या होगा, वर्क फंक्शन को डायरेक्टली लिख लीजिए एच सी अपॉन में लैम्डा नोट। तो मतलब लैम्डा नोट कितना आएगा आपके पास, एच सी अपॉन में किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क फंक्शन के। आप यहाँ से भी क्या कर दोगे, उसकी डायरेक्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं, बाकी हम जब भी आप इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के बारे में हम करेंगे तब कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन और बताया गया है वो भी देख लीजिए क्या है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट फॉर ए मेटल, न्यू नोट की वैल्यू आपको दी गई है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन इतने की मेटल के ऊपर टकराती है, मतलब इतनी वेवलेंथ, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट टकराएगी, इतनी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसकी क्या बतानी है आपको, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो देखो जरा इसे कैसे करेंगे। आपको एच इंटू न्यू नोट, एच न्यू नोट प्लस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो पता है, ये फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ये भी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इसको हम इधर ले आए। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इक्वल किसके आ गया, काइनेटिक एनर्जी के। एच हमने कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नोट। अब देखो जरा, एच आपको पता है, न्यू आपको पता है, न्यू नोट आपको पता है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बता सकते हो इलेक्ट्रॉन की। आई होप इतना क्लियर होगा। ये तो 4-5 मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, इसके बाद का पोर्शन देखिए जरा। स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का काम क्या है। तो बेटा अब जो अगला टॉपिक है वो है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, दैट मीन्स कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा मैंने आपको बताया था कि क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, याद है आपको। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब कि आपके पास क्या है, एक कंटेनर के अंदर आपने किसी गैस को भर रखा है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस थी। अगर आप इसमें से लाइट को क्या करते हो, पास करते हो, तो आपको यहाँ पर कुछ क्या दिखाई देंगे, कलर दिखाई देंगे। अच्छा, यहीं पर आप क्या करोगे, अगर हीलियम गैस को यूज कर दोगे, लाइट को आपने पास किया, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगे, कुछ कलर जो है वो दिखाई देंगे। लेकिन आप नोटिस क्या करोगे कि जब हाइड्रोजन के एटम्स थे और हीलियम के एटम्स थे, दोनों में जो कलर आपको दिखे, जैसे कि इसमें मान लीजिए वॉयलेट आपको दिख गया, ग्रीन दिख गया, रेड दिख गया, लेकिन बाकी के कलर मिस थे। इसमें आपको ब्लू कलर शो हो गया, वॉयलेट भी है, ब्लू भी है, रेड भी है, और मान लो इसमें ब्लू हो गया, उसमें से ग्रीन गायब हो गया। तो ये जो चीज़ है ये किसके कारण है, मतलब हर एक एटम का क्या होता है, स्पेक्ट्रा दिखाने का। स्पेक्ट्रा तो समझते हो ना कि जब भी कोई रेडिएशन पास होती है, लाइट पास होती है, तो वो एक विजिबल स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देता है। जैसे विबग्योर के बारे में हमने पढ़ा भी था, वो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो क्या था कि कलर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि हर एक एटम के केस में आपको डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, स्पेक्ट्राज मिलते हैं। तो एटम जब क्या करता है, स्पेक्ट्रम दिखाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का नाम देने वाले थे, ठीक है ना। किसी भी एटम के लिए ये डिफरेंट मिलने वाला था आपको, इसलिए हम इसके बेसिक पार्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो था क्या, वो क्या था। हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर, कि किस प्रकार से ये पास होती है, किस प्रकार की लाइट जो है वो पास होती है। तो जब भी आप क्या करते हो, प्रिज्म के अंदर से किसी भी रेडिएशन को पास करते हो, तो आपको कलर बैंड दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर बैंड दिखाई देते हैं। अब ये बात ध्यान से समझना कि बेटा जिसकी
वेवलेंथ क्या होती है, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी सबसे कम आपको मिलेगी, उसमें वो बैंड भी क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। ध्यान दो इस बात पे। मतलब एक लाइट है वो इस प्रकार से है, और आपको पता है कि वहाँ पर जब भी आप उसको प्रिज्म में से क्या करते हो, पास करोगे, तो आपको कुछ कलर जो है वो दिखेंगे, जहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्या मिलते हैं आपको, स्पेक्ट्राज मिलते हैं। मैं आपको पीछे का स्पेक्ट्रा एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ क्या था हमारे पास, जो रेड कलर है, जो क्या होता है हमारे पास रेड कलर है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज़्यादा, और जो हमारे पास वॉयलेट और ब्लू और इंडिगो कलर होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये क्या है कि जब भी किसी वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाता है तो क्या होता है, स्पेक्ट्रम तो बनता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा क्या होती है, बेंट होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम क्या होती है, मुड़ती है। इसका मतलब वाइट लाइट के अंदर क्या होगा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब लाइट को तो वैसे तो ऐसे पास होना था, वेवलेंथ बेंट बेटा इसको देखा जाता है, इस एंगल को, मतलब यहाँ एक लाइट है यहाँ एक लाइट है, इन एंगल से हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं कि वो कितनी मुड़ी है। तो अगर स्ट्रेट लाइन से एंगल कम मुड़ा है तो इसका मतलब ये कौन सी है, जिसकी वेवलेंथ क्या है सबसे ज़्यादा है, मतलब ऊपर आपको कौन सा कलर मिलने वाला है, रेड कलर। रेड कलर सबसे ऊपर क्यों है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो बेंट क्या होती है, सबसे कम। ये सबसे नीचे जो है वो आपको कौन सा कलर मिलने वाला है, वॉयलेट कलर। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए एंगल क्या होता है इसका, ज़्यादा होगा, मतलब ये बेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है बातें। तो ये आपको डिफरेंट टाइप क्या मिल जाएंगे, एक बैंड मिल जाएगा, कलर का एक बैंड मिल जाएगा, इसी को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब भी वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से पास किया जाता है तो वहाँ पे आपको जो कलर बैंड दिखाई देते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ, डिफरेंट वेवलेंथ के साथ, तो इनको क्या कहेंगे हम, स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब बात यह है कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो वॉयलेट कलर है वो किस में घुसा हुआ होता है, ब्लू में। आप ना अलग अलग नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि कहाँ तक ब्लू है कहाँ तक इंडिगो है, आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये कलर उसमें ये कलर उसमें, थोड़ा थोड़ा ना यूँ, ये इतना पोर्शन जो है इसी में क्या होगा, रेड भी होगा, इसी में आपको थोड़ा दूसरा कलर भी मिल जाएगा, ऑरेंज भी मिल जाएगा। तो रेड और ऑरेंज एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो पता नहीं लगेगा कि रेड कहाँ से शुरू हुआ, ऑरेंज कहाँ से शुरू हुआ। क्यों, क्योंकि कलर क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लियर है बात। अब ये तो बात कब की है, हमने पढ़ा है सिर्फ किसके बारे में, स्पेक्ट्रा के बारे में। हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेटा अभी तक नहीं किया, हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, वो भी वाइट लाइट का, जब भी किसी प्रिज्म में से हम क्या करते हैं, पास करते हैं। लेकिन अगर हम इसी प्रकार का स्पेक्ट्रम अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ करें, किसके साथ, मैटर के साथ, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ अगर आप क्या करते हो, जो स्पेक्ट्रम दिखाते हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब तक हमने जो पढ़ा है वो स्पेक्ट्रम है, और स्पेक्ट्रम हमने किया था किसका, वाइट लाइट का किया था, और वो भी किसके साथ किया था हमने, प्रिज्म के साथ। ठीक है ना। लेकिन अब हम उसी स्पेक्ट्रम को किसके साथ, लाइट को किसके साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, मैटर के साथ में। प्रिज्म नहीं, अब मैटर में से, जैसे मैंने वो बताया था ना पीछे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस वाला, अब वो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। तो क्या होगा, जब भी किसी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पास किया जाता है तो वो एनर्जी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। एटम्स एनर्जी को खींच लेगा, मॉलिक्यूल्स और एटम्स एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, एनर्जी को बाहर भी निकालेंगे। जब उन्होंने पहले एनर्जी लिया तो बेटा उस जब स्टार्टिंग में जो था इसे कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। जब थे ना एटम्स, मतलब जब पड़े थे, सिंपल पड़े थे, जब उन्होंने कोई एनर्जी नहीं ले रखी थी, तो वो कौन सा स्टेट था, ग्राउंड स्टेट था। मतलब मान लीजिए इसके अंदर ये कोई मैटर है, इसके अंदर क्या है, एटम्स हैं, तो इनिशियली ये क्या पड़े थे, ग्राउंड स्टेट के अंदर पड़े थे। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब भी कोई ईएमआर आएगा तो ये एटम क्या कर लेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच सोख लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। और जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी स्टेट में, पहले लोअर एनर्जी स्टेट था, कम एनर्जी पे था, और अब कौन सी में चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। क्लियर है बात। या मतलब इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की,
तो अब ये क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा, हायर एनर्जी से दोबारा किस में आना चाहेगा, वो लोअर में। क्यों, हायर ज़्यादा है, ज़्यादा में क्या होते हैं, वो कम स्टेबल होते हैं। स्टेबल अगर कम है तो वो क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होगा तो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। इमिट का मतलब समझते हो ना, एनर्जी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। मतलब ये जैसे हमारे पास कोई मेटल है, वो जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो लाइट को क्या कर देगा, बाद में बाहर निकालेगा, ताकि वो लोअर एनर्जी स्टेट में आकर के क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो जब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो वहाँ पर क्या होगा, इमिशन होगा लाइट का, लाइट वहाँ से निकलेगी तो आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। उसे जब हायर एनर्जी स्टेट से वो वापस क्या होते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आते हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन के क्या मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की रेडिएशन वहाँ से निकलती है। कि कुछ एक किसी टाइप की, जैसे मैंने वो बताया एक्सपेरिमेंट में कि कोई रेड कलर को करता है तो किसी ने ब्लू को गायब कर दिया, किसी ने ग्रीन को गायब कर दिया। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस को बाहर निकालते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किसका, एटम का कहने वाले। अब बात यह है कि ये तो दो प्रकार से हुआ था। एक ने तो लाइट को क्या किया, इमिट किया, पहले सोख लिया और बाद में उस लाइट को छोड़ा, उस समय स्पेक्ट्रम दिखाया। एक क्या करेगा, कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं वो जैसे जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वैसे ही क्या करते रहते हैं, स्पेक्ट्रम दिखाते रहते हैं। मतलब स्पेक्ट्रा कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, या तो इमिट करके या फिर क्या करके लाइट को सीधा एब्जॉर्ब करके। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। कि द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय दिस सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, कि जिन्होंने एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, उसे क्या कहा जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ध्यान दो बात पे, इमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, जब कोई मेटल का एटम, मैटर है हमारे पास, ये किसी भी मैटर का कोई भी एटम या मोलिक्यूल जब क्या करता है, पहले लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ध्यान देना, पहले लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा। और जब लाइट को इमिट करेगा तो डिफरेंट टाइप की रेडिएशन दिखाएगा, मतलब एक स्पेक्ट्रम दिखाएगा। उसे किसका नाम दिया जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रा का। तो इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, व्हेन एनी मैटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड देन इमिट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ या रेडिएशंस। कि जब भी कोई मैटर पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और बाद में अलग अलग रेडिएशन की लाइट को क्या करता है, वहाँ से इमिट करता है, तो इसे क्या कहते हैं आप, इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। समझ में आई बात है। जैसे कि आप डायग्राम में देखो, ये जो डायग्राम है इसमें क्या है कि ये एक्साइटेड सैंपल है, मतलब इसने पहले से ही लाइट को क्या कर रहा है, कर चुका है, ये एब्जॉर्ब कर चुका है। अगर इसमें पहले से ही लाइट एब्जॉर्ब है तो मतलब ये तो हो गया एक्साइटेड स्टेट में आ गया। बताया था मैंने पहले, वो ग्राउंड स्टेट में होता है, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं आप, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जब इसमें से लाइट इमिट होगी, अगर उन लाइट को मैं प्रिज्म में से पास करूं तो आपको कुछ कलर दिखाई देंगे। क्लियर है बात ये। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इमिशन स्पेक्ट्रा का हो गया। तो इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि एक एक्साइटेड चीज जिसने एनर्जी पहले से एब्जॉर्ब कर रखी है, जब वो एनर्जी को निकालता है तो इसे हम किसका नाम देते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं। क्लियर है बेटा बात। अब क्या है देखो जरा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा वो भी देख लीजिए। आप क्या करते हो, किसी भी सैंपल पे, ये है वो मैटर, ये मैटर है जिसमें से आप लाइट पास करने वाले हो। इसमें मैटर यहाँ है क्योंकि इसको पहले ही एनर्जी दी जा चुकी है। अब ये इमिट कर रहा है तो रेडिएशन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, तो हम इसको इमिशन स्पेक्ट्रा कहेंगे। लेकिन इसमें क्या है, साथ ही साथ ही हम उस मतलब जो भी सब्सटेंस है उसमें हम रेडिएशन को पास करते हैं, तो वो कुछ रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन बाकी को तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, जितने एब्जॉर्ब की हैं वो ठीक है, बाकी को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। जब वो इसमें से निकलेंगी तो वो क्या होंगी, प्रिज्म में से पास करेंगे। तो अब जो आपको स्पेक्ट्रम दिखेगा, ये स्पेक्ट्रम कौन सा होगा आपके पास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। क्लियर है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या है। इमिशन में लाइट को पहले एब्जॉर्ब किया जाता है और तब लाइट को इमिट करते हैं, तो इमिशन स्पेक्ट्रा बनता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में किसी भी सैंपल को जब हम लाइट देते हैं तो वो कुछ लाइट को, कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी तो बची खुची जो रेडिएशन होती है उनको निकाला जाता है। इसमें कौन सी निकली है, जो उसने सोख रखी थी,
समझ रहे हो? मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, मान लीजिए एक सैंपल है आपके पास, मैं वैसे ही बता रहा हूँ बेटा, ये बेसिक एग्जांपल। इसने क्या किया है, कुछ 3 टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो 4 टाइप की रेडिएशन मान लो क्या कर रहा है, ये इमिट कर रहा है। क्लियर? तो 3 टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके साथ की साथ बाहर कितनी निकाल दी, 4। तो ये तो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, जितनी एनर्जी ली है बची हुई एनर्जीज को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब करने के बाद जो बची उनको क्या किया है, इमिट किया है। लेकिन ये एक सैंपल है, मैंने पहले इसे एनर्जी दी, इसने 3 एनर्जी को क्या कर लिया, 3 रेडिएशंस को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। अब कुछ टाइम के बाद इन्हीं 3 को वो क्या करेगा, अगर इमिट करता है तो ये क्या कहलाता है, इमिशन स्पेक्ट्रा कहलाता है। समझ में आया कि अगर कोई सैंपल एब्जॉर्ब की हुई एनर्जीज का यूज करके स्पेक्ट्रा यूज कर बनाता है, इमिट करके स्पेक्ट्रा बनाता है, तो इसे हम इमिशन कहते हैं। और अगर कोई स्पेक्ट्रम जितनी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेता है वो तो ठीक है, बाकी बची हुई रेडिएशंस को अगर दिखाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो उसने क्या किया, कलर की अगर मैं वाइट लाइट की बात कर लेता हूँ, रेडिएशन नहीं, मैंने सिर्फ कौन सी लाइट पास की, वाइट लाइट, क्योंकि रेडिएशन तो बहुत प्रकार की होती है ना। वाइट लाइट मैंने इसमें से पास की, तो हाइड्रोजन ने क्या किया है, इंडिगो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, ऑरेंज कलर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। ब्लू कलर की रेडिएशन को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो पहले जब मैं इसमें से लाइट पास कर रहा था तो इतनी रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो पीछे कलर बचे वो क्या है, एब्जॉर्प्शन के कारण है, एब्जॉर्ब करने के कारण जो बचे हैं वो हैं। लेकिन अब इसके पास कौन सी है, इंडिगो पड़ी है, ऑरेंज पड़ी है और ब्लू पड़ी है। अब अगर ये इमिशन करता है, अब ये अगर स्पेक्ट्रम दिखाता है तो इसको मैं इमिशन कहूँगा, क्योंकि इसने वो कलर शो किए हैं जो इसने एब्जॉर्ब कर रखे थे, लेकिन इसने ये वो वाले कलर हैं जो उसने एब्जॉर्ब नहीं किए थे। तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं की जाती उससे जो स्पेक्ट्रम दिखता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके बाद में इमिट की जाती है उससे जो स्पेक्ट्रा आपको दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के क्या हैं, मैंने आपको स्पेक्ट्रास बताए हैं। अब इनको जो पढ़ा जाता है, जिस साइंस में हम इसको पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ा जाता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में और इन सब के बारे में बेटा मैंने आपको बताया है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये देखिए ज़रा कि जो क्या होता है, द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स, जी इमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है एटम्स का इन गैस के अंदर, ऑन दी अदर हैंड डू नॉट शो ए कॉन्टिन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ। आपको लगातार तो नहीं दिखने वाले, कारण क्या होता है, क्योंकि वो लगातार सारे कलर थोड़ी दिखाएगा, उसने कुछ लाइट को क्या कर लिया है, इमिट भी किया है, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब भी किया है। तो आपको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा इनके अंदर नहीं मिलता। कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, जो 7 के 7 कलर्स या लगातार आपको सारी की सारी वेवलेंथ जो है, ओ सॉरी रेडिएशन जो है वो दिखाई जाए, वो होता है कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं होता। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं है तो उसमें आपको क्या दिखेंगी, कुछ डार्क लाइंस दिखेंगी। अब क्या है वो चेक करो जरा। इसने क्या किया, कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब किया, क्या किया, कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब किया और उन्हीं से स्पेक्ट्रा दिखाया। तो आपको जितने कलर इसने एब्जॉर्ब कर रखे हैं उन्हीं से आपको स्पेक्ट्रा दिखेगा, क्योंकि और तो इसके पास कोई रेडिएशन है ही नहीं, जितने इसने एब्जॉर्ब की है उन्हीं से इमिट कर रहा है। तो बाकी कलर जो नहीं दिख रहे, बाकी रेडिएशन जो नहीं दिख रही, वो किससे दिखेंगे आपको, ब्लैक सी लाइन के द्वारा दिखेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि थोड़े बहुत कलर को इसने, थोड़े बहुत रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सभी को क्या कर दिया, इमिट कर दिया। तो जितनी इसने एब्जॉर्ब कर ली वो आपको ब्लैक दिखेगी और बाकी आपको कलर्ड स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे जाएगा। मतलब ये कि आपको कुछ ब्लैक लाइंस दिखाई देती हैं जब भी ऐसे स्पेक्ट्रा बनते हैं। जब भी आप मैटर के अंदर से लाइट को, रेडिएशन को पास करते हो तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं बनते। कॉन्टिन्यूस नहीं बनते तो इन्हें लाइन स्पेक्ट्रा या क्या कहा जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। क्लियर है बेटा बात। अब क्या है कि लाइन स्पेक्ट्रा को समझने के लिए हमने सैंपल्स भी देख लिए कि कैसे हम इनको करते हैं। आप डेफिनेशंस याद रखना कि एब्जॉर्ब्ड लाइट का यूज करके अगर इमिट करके रेडिएशन स्पेक्ट्रा दिखाया जाए तो उसे इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और अगर जिस लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया है उसे छोड़ करके बाकी सारी लाइट को अगर यूज किया जाए तो उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। लेकिन एक तो आप समझ ही गए होंगे, सैंपल आप सेम ले लो, ये भी H2 ले लो, ये भी कौन सी गैस ले लो, H2 गैस ले लो। तो बेटा अगर ये 2 रेडिएशन को इमिट करता है, सॉरी एब्जॉर्ब करता है, तो
तो मतलब बची हुई 5 क्या होंगी, वो यहाँ होंगी। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। समझो बात को मेरी को, कि जितना, ये भी चेक कर सकते हो, इसने क्या किया है, इतना एब्जॉर्ब किया था, तो बाकी तो इसके पास है ही नहीं, तो ब्लैक कलर आपको दिख गए, ब्लैक लाइंस आपको दिखाई देती हैं। इसने क्या किया कि इतने कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिए, तो मतलब बाकी सारे तो इसने क्या कर दी, इमिट कर दी। बाकी सारी इमिट की तो उतने कलर आपको दिखे। इसने सिर्फ क्या किया था, इतनी ही एब्जॉर्ब की थी, इतना ही इमिशन हुआ है, बाकी सारे ब्लैक दिखेंगे। तो ये दिख नहीं रहा आपको, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जितनी ब्लैक लाइंस आपको या जितनी लाइंस आपको इसमें दिखाई दे रही हैं वो इसमें नहीं है, इसमें जो दिख रही हैं वो इसमें नहीं है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सेम मैटर के लिए, अलग अलग मैटर के लिए तो चलो अलग अलग होंगे, एक ही प्रकार के मैटर के लिए ये चीज़ें क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, इमिशन में जो लाइट एब्जॉर्ब की गई थी, एब्जॉर्प्शन में उनको इमिट कर दिया जाता है। एब्जॉर्प्शन में जिन लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इमिशन में उनको क्या कर देते हैं अपन, इमिट कर देते हैं। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्लियर है? तो आज तो बस इतना ही करते हैं, बाकी हम हमारी करेंगे कल की क्लास में, जो है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ किसका, हाइड्रोजन का। मतलब ये जितने भी एक्सपेरिमेंट थे ये हाइड्रोजन पर करके देखे गए और देखा गया कि किस प्रकार का स्पेक्ट्रा दिखाया जाता है। फिर हम थोड़े से सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वो जो लाइंस आपको दिखी थी कि कब से कहाँ पर किस प्रकार की सीरीज़ बनती है, 5 सीरीज़ है बेटा हमारे पास, लाइमन, बामर, पास्कल, ब्रैकेट एंड पी फंड के बारे में। इसके बाद हमारे पास बोहर्स मॉडल जो है वो शुरू होगा हाइड्रोजन के बारे में। तो चलिए आज बस इतना ही। आप वो क्वेश्चन जरूर करना, मैं आपको थोड़े क्वेश्चन और बता देता हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से जो आपको करने हैं। आपको जो क्वेश्चन नंबर करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये टिक याद रखना कौन सा है। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है येलो लाइट इमिट वाला, क्वेश्चन नंबर 6 करना है बेटा, फिर उसके बाद क्वेश्चन 7, 8, 9 तक। क्वेश्चन नंबर 5 to 9 तक आपको कंप्लीट करने हैं। 5, 6, 7, 8 और 9 जो है वो बिल्कुल ही इजी से क्वेश्चन है और जो टॉपिक आपको करवाए जा चुके हैं उन्हीं पर बेस्ड है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, मतलब E=hν, और एक जो है हमारा पास आइंस्टीन को का जो क्या एनर्जी इक्वेशन है, मतलब टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होता है, वर्क फंक्शन प्लस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आप करके करना, ट्राई करना, नहीं हो तो हमसे पूछ लेना। तो आज बस इतना ही।